नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2018 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था। उसी टाइम कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ने लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान केस के बारे में पूछा कि कैसे सलमान खान के ऊपर काले हिरण का केस चल रहा है। इतनी सिक्योरिटी आपकी है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तो उसी बात पे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई ने न केवल सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, इसके अलावा 2 बार सलमान खान को मारने के लिए शूटर भी भेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सलमान खान के उसी काले हिरण केस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरीके से सलमान खान के घर पे 2 बार शूटर भेजे सलमान खान को मारने के लिए। और इसके अलावा हम इस केस के बारे में और भी डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसे सलमान खान ने काले हिरण को मारने की कोशिश करी थी या क्या सच में सलमान खान ने उस काले हिरण को मारा था कि नहीं। पूरी सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इससे मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो ला सकूंगा। तो दोस्तों, मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर से, जब 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कोकड़ी गांव में रहने वाले पूनमचंद बिश्नोई को रात के करीब 1:30 बजे के आसपास टॉयलेट जाने के लिए उठते हैं। उसी टाइम उनको गाड़ी की आवाज़ आती है और उसके बाद पूनमचंद बिश्नोई अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनके घर के आसपास ही एक ओपन जिप्सी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उस जिप्सी में 5 से 7 लोग बैठे हैं और उनके हाथ में हथियार है। इसके बाद पूनमचंद बिश्नोई को ये महसूस होता है कि शायद ये लोग शिकार करने यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, गांव के आसपास बहुत जंगल और पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे कई तरह के जानवर भी रहते हैं और ये बात 1998 की आसपास की है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम का दौर कैसा था। तो पूनमचंद बिश्नोई को ये महसूस होता है कि शायद ये लोग यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, पूनमचंद बिश्नोई अपने पड़ोसी चोगाराम को बुलाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। उसके बाद पूनमचंद बिश्नोई और चोगाराम जैसे ही थोड़ी दूरी पे उस जिप्सी का पीछा करने की कोशिश करते हैं, तभी इन दोनों को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, गोलियों की आवाज़ सुन के बाकी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और जो गांव वाले थे वो अपने साथ लाठी और डंडे भी लाए थे, क्योंकि उनको गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके बाद वो गांव वाले उस जिप्सी का पीछा करते हैं। काफ़ी दूरी तक ये लोग जिप्सी का पीछा करते हैं, लेकिन जिप्सी वाले भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, उस जिप्सी का नंबर नोट कर लेते हैं। इसके अलावा गोली चलने के बाद गांव वालों को वहीं पास में ही 2 मरे हुए हिरण भी दिखाई देते हैं, जो काफ़ी घायल थे और शायद उनकी मृत्यु भी अब तक हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, सारे गांव वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। इसके अलावा जो चोगाराम थे, उन्होंने गांव वालों से एक बात और बोली कि जिन लोगों ने उन हिरण पे गोलियां चलाई हैं, चोगाराम ने उन लोगों को वहां पे देख लिया है और किसने गोली चलाई थी उसकी शक्ल भी प्रॉपर चोगाराम ने देख ली थी। उसके बाद क्या होता है, चोगाराम और बाकी गांव वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने के लिए। जब पुलिस वाले चोगाराम से पूछते हैं कि आखिर तुमने किसको देखा वहां पे और किन लोगों ने गोलियां चलाई, तो जैसे ही चोगाराम सबके नाम बताते हैं, सारे लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, चोगाराम बताते हैं कि उस ओपन जिप्सी में ड्राइविंग सीट पे सबसे पहले सलमान खान बैठे हुए थे और सलमान खान के साइड में सैफ अली खान बैठे हुए थे और उनकी पीछे वाली सीट पे 3 और हीरोइन बैठी हुई थी। पहले नंबर पे तब्बू, उसके बाद सोनाली बेंद्रे और तीसरे नंबर पे नीलम थी। इसके अलावा सबसे पीछे वाली बिल्कुल लास्ट में 2 और लोग बैठे हुए थे, जिनको चोगाराम शकल से नहीं पहचानते थे। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने आई, सभी लोग शॉक हो गए। और इसके अलावा पुलिस वालों को एक बात और पता थी कि यहीं पे पास में ही फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो दोस्तों, उस टाइम हम साथ साथ हैं कि शूटिंग उसी गांव के आसपास चल रही थी। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद चोगाराम सही बोल रहे हैं और हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। इसके बाद क्या होता है, चोगाराम और बाकी गांव वालों के बिहाफ पे केस दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उस जिप्सी की तलाश करते हैं जिस जिप्सी पे बैठ के इन सारे लोगों ने शिकार किया था।
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि गांव वालों ने जिप्सी का जो नंबर है वो नोट कर लिया था, तो पुलिस वालों के पास जिप्सी नंबर तो पहले से ही था। पुलिस वाले जब उस जिप्सी नंबर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जिप्सी किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम रजिस्टर है और उस ट्रैवल एजेंसी का जो मालिक है उनका नाम है दुष्यंत सिंह। उसके बाद जब और प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाती है और हम साथ साथ हैं कि मूवी की शूटिंग जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं तो पता चलता है कि उस रात उस जिप्सी में टोटल 7 लोग थे। तो दोस्तों उस टाइम उस जिप्सी में सबसे पहले नंबर पे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और इसके अलावा सबसे लास्ट में 2 लोग और थे। वो 2 लोग थे दुष्यंत सिंह और हरीश दुलानी। तो दोस्तों दुष्यंत सिंह वही इंसान है जिस इंसान के नाम ये जिप्सी रजिस्टर है और हरीश दुलानी इस जिप्सी का ड्राइवर था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हरीश दुलानी जो इस जिप्सी का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर हम कह सकते हैं पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और हरीश दुलानी काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने रखता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हरीश दुलानी की वजह से ही जो इतने सारे सुपरस्टार हैं ये लोग फंसे या फिर पकड़े गए थे। तो दोस्तों इसके बाद हरीश दुलानी से जब पूछताछ की जाती है हरीश दुलानी साफ साफ ये बात बोलते हैं कि सैफ अली खान, सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम ये सारे लोग 1 और 2 अक्टूबर की रात को हिरण का शिकार करने गए थे। इसके अलावा हरीश दुलानी कई और खुलासे करता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि सलमान खान ने पहली बार 1 और 2 अक्टूबर की रात को ही शिकार नहीं किया था। इसके अलावा कई और गांव में जाके सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया था। तो दोस्तों हरीश दुलानी उन डेट के बारे में बताता है कि पहली बार सलमान खान ने 26 सितंबर 1998 की रात को भी शिकार किया था। इसके अलावा 29 सितंबर 1998 की रात को भी सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया था और उस टाइम सलमान खान के साथ हरीश दुलानी भी था और साथ ही साथ सैफ अली खान भी थे। तो दोस्तों हरीश दुलानी के बयान के आधार पे सलमान खान के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों सलमान खान के ऊपर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के मुताबिक केस दर्ज किया जाता है और इसके बाद सलमान खान के पास पूछताछ के लिए पुलिस वाले निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस होटल में जाते हैं जहां पे सलमान खान रुके हुए थे और जब सलमान खान के रूम की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है सलमान खान के रूम में कई सारी बंदूकें, इसके अलावा बहुत सारी गोलियां और दूसरी चीज़ें बरामद हुई थी। और उसके बाद जब उन बंदूकों का लाइसेंस चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उन बंदूकों का जो लाइसेंस होता है वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद सलमान खान के ऊपर एक नया केस और रजिस्टर हो जाता है जो कि आर्म्स लाइसेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से सलमान खान के ऊपर टोटल 4 केस उस टाइम रजिस्टर हुए थे। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये केस सिर्फ सलमान खान के ऊपर रजिस्टर हुए थे या फिर सलमान खान के ऊपर 4 केस कैसे रजिस्टर हुए। तो दोस्तों सिर्फ सलमान खान के ऊपर ही केस रजिस्टर नहीं हुआ था, जितने भी 7 लोग थे उन 7 लोग के ऊपर उस टाइम केस रजिस्टर हुआ। इसके अलावा सलमान खान के ऊपर 3 केस और रजिस्टर इसलिए हुए थे क्योंकि चोगाराम ने जैसे बताया था कि 29 और 27 सितंबर की रात को भी सलमान खान ने काले हिरणों का शिकार किया था, तो 2 केस वो हो गए। इसके अलावा आर्म्स लाइसेंस का भी केस सलमान खान के ऊपर लग गया और चौथा केस तो 1 और 2 अक्टूबर की रात वाला उनके ऊपर चल ही रहा था। इस तरीके से सलमान खान और बाकी लोगों के ऊपर ये चारों केस लग गए थे। इसके बाद 12 अक्टूबर 1998 की रात को सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहां पे सलमान खान से उनके बयान दर्ज करवाए जाते हैं और साथ ही साथ सलमान खान से पूछताछ की जाती है। उनको 2 से 4 दिन तक वहां पे करीब पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और करीब 17 अक्टूबर को सलमान खान को रिहा कर दिया जाता है। शायद उस टाइम सलमान खान ने बेल ले ली थी, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया और इसके बाद सलमान खान और बाकी सुपरस्टारों पे ये केस चलने लग गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो कितने टाइम तक चलता है और इन टाइम के बीच इस केस में काफ़ी फेरबदल आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
कि इस केस में जो मेन गवाह थे, पहले तो गांव वाले थे और दूसरा जो हरीश दुलानी था जिसने सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी थी। तो हरीश दुलानी ने भी बयान तो दर्ज करवा दिया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हरीश दुलानी लापता हो जाता है और काफ़ी टाइम तक पुलिस वाले हरीश दुलानी की खोजबीन करते हैं, लेकिन हरीश दुलानी का कहीं भी पता नहीं चलता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सलमान खान के ऊपर काले हिरण का कोई एक केस तो चल नहीं रहा था, इनके ऊपर बाकी 2 और केस भी काले हिरण के चल रहे थे। तो 2006 में सलमान खान को बाकी 2 और केसों में दोषी पाया जाता है और सलमान खान को 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद सलमान खान के जो वकील लोग होते हैं वो सलमान खान को जमानत के लिए अपील करते हैं और सलमान खान को जमानत मिल जाती है। उसके बाद सलमान खान इस सज़ा को आगे हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं और सालों तक ये केस चलता रहता है और सलमान खान कई बार हियरिंग पे जाते हैं। इसके अलावा जो सैफ अली खान थे, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, ये लोग भी कई बार कोर्ट की हियरिंग में जाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कोर्ट रूम में क्या चल रहा था। तो दोस्तों जो सलमान खान के वकील थे उनका दावा था कि उस टाइम सलमान खान और बाकी जो सुपरस्टार थे वो लोग उस जिप्सी में नहीं थे, और अगर वो लोग उस टाइम उस जिप्सी में थे तो आखिर चोगाराम ने कैसे इतनी रात को उन लोगों की शक्ल देख ली। तो चोगाराम इस बात पे जवाब देते हैं कि उस टाइम चांदनी रात थी, मतलब चांद बिल्कुल फुल मून था और बिल्कुल रोशनी पड़ रही थी। और इसके अलावा जो चोगाराम थे उनके पास एक बाइक थी, तो बाइक का जो हेडलाइट होता है वो जल रहा था, जिसकी वजह से सलमान खान और बाकी लोगों को ये आसानी से देख पा रहे थे। और सलमान खान और चोगाराम की जो दूरी थी वो ज़्यादा दूर की नहीं थी, करीब करीब 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास की थी। इस वजह से चोगाराम आराम से सलमान खान और बाकी लोगों को देख पा रहे थे। इसके अलावा क्या होता है, जब चोगाराम से ये पूछा जाता है कि बाकी लोग कौन थे जो उस जिप्सी में बैठे हुए थे, तो सलमान खान और सैफ अली खान को चोगाराम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जो तब्बू और नीलम और बाकी जो लड़कियां थी उन लोगों को चोगाराम आसानी से पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों हो सकता है क्योंकि ये लोग इतने फेमस नहीं थे उस टाइम, तो हो सकता है चोगाराम न पहचान पाए हो या कोई और भी रीजन हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से लंबे टाइम तक कोर्ट में ये केस चलता रहता है और 2018 को हाई कोर्ट द्वारा सलमान खान को इस केस में दोषी पाया जाता है। इसके अलावा जो चोगाराम थे उन्होंने कोर्ट में ये बयान और भी दिया था कि सलमान खान ने ही मेन जो गोली चलाई थी वो सलमान खान ने ही उन काले हिरणों पे गोली चलाई थी और बाकी लोग बस सलमान खान की सपोर्ट में थे। तो इस वजह से जो कोर्ट होता है वो बाकी लोगों को इस केस में बेगुनाह पाता है, मतलब सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और बाकी जो लोग थे उनको इस केस से बरी कर दिया जाता है और सलमान खान को 2018 में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो में देखोगे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें देखा जा सकता है कि सलमान खान कोर्ट में जा रहे हैं और उसके अलावा सलमान खान की एक फोटो भी वायरल होती है कि सलमान खान जेल में बैठे हुए हैं जब उनको ये सजा सुनाई गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है, सलमान खान 2 या 3 दिन तक जेल में रहते हैं और फिर उनको जमानत मिल जाती है। और फिर क्या होता है, सलमान खान इस केस को आगे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील करते हैं और आज ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों अब हम दूसरे एंगल पे बात कर लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है। तो दोस्तों जब सलमान खान का ये केस सामने मीडिया के आया था 2018 में, जब सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी टाइम लॉरेंस बिश्नोई को एक जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था और उसी दौरान जब मीडिया वाले लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान के इस केस के बारे में पूछते हैं और ये बोला जाता है कि सलमान खान को रिहाई मिल चुकी है, तो उस बात पे लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि हम ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। उस बात पे लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि हम सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं, उसको मार देंगे। अगर सलमान खान हमारे जो देवता हैं, बिश्नोइयों के देवता होते हैं, अगर उन लोगों के पास जाके माफ़ी मांगते हैं तो ही हम सलमान खान को छोड़ेंगे, नहीं तो हम सलमान खान को मार देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और सलमान खान को गवर्नमेंट की तरफ से Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे सलमान खान को मारने की कोशिश करता है 2 बार और लॉरेंस बिश्नोई कौन है, पूरी डिटेल वीडियो मैंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आखिर 2 बार कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की कोशिश करी थी।
तो दोस्तों पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने 2019 में संपत मेहरा जो कि एक गैंगस्टर है उसको सलमान खान को मारने के लिए भेजा था। तो दोस्तों संपत मेहरा ने क्या किया था, सलमान खान के घर के आसपास सारी चीज़ों को देखा, सलमान खान के घर की रेकी भी अच्छे से करी। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे काम से कहीं और चला जाता है और उसी टाइम पुलिस वाले संपत मेहरा को गिरफ्तार कर लेते हैं किसी दूसरे केस में। और जब संपत मेहरा से पूछताछ होती है तो संपत मेहरा से ये भी पूछा जाता है कि तुम मुंबई क्यों गए थे। तो उसी टाइम संपत मेहरा ये खुलासा करता है कि मैं सलमान खान को मारने के लिए और उसकी घर की रेकी के लिए, मतलब उसकी जांच पड़ताल के लिए मुंबई गया हुआ था। इसके बाद ये केस और भी ओपन हो जाता है। और दूसरी बात 2022 में लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार के थ्रू सलमान खान को मारने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों गोल्डी बरार एक गैंगस्टर है जो कि कनाडा में छुपा हुआ है। गोल्डी बरार ने अपने एक शूटर को सलमान खान को मारने के लिए भेजा था। उस शूटर ने काफी हद तक काफी चीजें क्लियर भी कर ली थी, मतलब उसने सलमान खान के घर के आसपास की रेकी भी कर ली थी। इसके अलावा सलमान खान का जो फार्म हाउस है वहां पे भी काफी चीजें उसने देख ली थी, वहां के गार्ड से दोस्ती तक भी कर ली थी। लेकिन किसी वजह से वो सलमान खान को उस दिन नहीं मार पाया। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि आखिर क्यों उस दिन वो सलमान खान को नहीं मार पाया तो मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है और आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है इस केस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है और अगर आप मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरी मोटिवेशन बढ़ाओ और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।